नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे थीम 5। थीम 5 है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस इन इंडिया। दोस्तों, ये टर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस इन इंडिया वर्बेटिम हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इस पे प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस दे चुका है, आगे भी क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको हम होलिस्टिकली और डीपली कवर करेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, द फर्स्ट वीडियो इन द थीम 5 which is the post-independence consolidation and reorganization challenges in India is on a very important aspect, and that aspect is that what were the administrative challenges we faced in ensuring post-independence and consolidation in India। तो दोस्तों, जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि हमारे कंट्री में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। ये लगभग 550 के करीब जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन प्रिंसली स्टेट्स को एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी। वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि ये डिसाइड कर सकते थे कि ये इंडिया का पार्ट बनेंगे या ये पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहेंगे या ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। तो क्योंकि इनके पास ये 3 ऑप्शंस थे और प्रिंसली स्टेट्स में एक तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो थे प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, तो रूलर्स जो थे उन्होंने अपने प्रिंसली स्टेट्स में जो उनके सब्जेक्ट्स थे, जो लोग थे, उनके ऊपर कंट्रोल रख रखा था। तो ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को जाने के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप डिसाइड कीजिए कि आप भारत का, पाकिस्तान का या फिर एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब आप इस स्थिति में समझ सकते हैं कि कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स अगर 550 थे तो ये पूरे इंडिया की टेरिटरी में फैले हुए थे, और अगर ये फैले हुए थे तो इनका इंटीग्रेशन इंश्योर करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। इंटीग्रेशन इंश्योर करना महत्वपूर्ण दोस्तों इसलिए भी था क्योंकि अगर हम ये इंटीग्रेशन नहीं करते तो कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री में एक चैलेंज आता। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है दोस्तों कि ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि जब भारत का एक तरीके से पार्टीशन हुआ पाकिस्तान के साथ, उस समय केवल सिर्फ भारत की टेरिटरी ही नहीं टूटी, भारत के लोगों की साइकी और उनका सोच भी टूटा। इसीलिए नेहरू ने उस समय एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, और ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। नेहरू सेड कि पार्टीशन हैज़ नॉट ओनली क्रिएटेड टेरिटोरियल प्रॉब्लम फॉर इंडिया, partition has not only created a territorial problem for India but ensuring psychological and emotional integration of India will be the challenge. But ensuring psychological and emotional integration of India will be a challenge. तो दोस्तों, एक चीज़ तय है कि लोगों की साइकी टूट गई थी टेरिटरी के टूटने से, और ये साइकी टूट जाना इमोशनली लोगों का एक तरीके से टेरिटरी से अलग होने के कारण ये जो साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्ट्रेस था, भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता था विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसली स्टेट्स। दोस्तों, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये 550 प्रिंसली स्टेट्स पूरे भारत की टेरिटरी में फैले हुए थे। आप एक मिनट के लिए ये सोच के देखिए पार्टीशन के कंपैरिजन में कि अगर ये प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम करने लग जाते तो भारत के कितने टुकड़े हो जाते, और ये भारत के अगर इतने सारे टुकड़े हो जाते तो इन प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग थे वो एक प्रिंसली स्टेट से दूसरे प्रिंसली स्टेट या भारत जैसे स्टेट में आने के लिए भी कितना साइकोलॉजिकल ट्रबल फेस करते। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये बात पता थी दोस्तों कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। इस डाइवर्स कंट्री में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में जो अलग अलग लोग रहते हैं, उन लोगों को यूनिफाई एक जगह हमें करके रखना है। ये लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, इन लैंग्वेजेस को यूनिफाई करके रखना है।
इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तरीके से हम लोगों ने 8th शेड्यूल बनाया और 8th शेड्यूल के तहत जो भारत की विभिन्न तरीके की भाषाएं थीं उन भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं टेरिटरी, कहीं ना कहीं कल्चर और कहीं ना कहीं लैंग्वेज एक दूसरे से इंटीग्रेटेड ही हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फ़िलॉसफी थी हमारी इस बहुत बड़े चैलेंज को मिटिगेट करने की, उस फ़िलॉसफी के तहत सबसे पहले हम ये चाहते थे कि इंडिया का पॉलिटिकल और टेरिटोरियल इंटीग्रेशन हो। हम ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म जो है वो एक डोमिनेंट थॉट बने, क्योंकि पार्टीशन कंट्री का कम्युनलिज्म के कारण हुआ था। और हम ये चाहते थे कि सेक्युलरिज्म एक बाइंडिंग फोर्स बने लोगों को जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। और एक बार लोग एकजुट हो गए तो रिसोर्सेज को स्टेट की तरफ से मोबिलाइज करके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करनी है, पॉलिटिकली लोगों को डेमोक्रेसी देनी है, वेरी इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिकली जो हम प्रीवियस वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, जो ये पॉइंट अभी मैं बोल रहा हूँ जिसको हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में भी एलेबोरेट करेंगे, कि इस डाइवर्स कंट्री को, जहाँ पर डाइवर्स ग्रुप्स रहते थे, उनको बाइंड करने का कोई एक सिंगल पॉइंट फार्मूला नहीं था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो 5th और 6th शेड्यूल डाले गए, वो 5th और 6th शेड्यूल बड़े इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि वो 5th और 6th शेड्यूल के तहत ये चीज़ फाइनल हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेगा और कॉन्स्टिट्यूशनली वो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करेगा ताकि डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो एकजुट हो पाएँ। अगर इस नज़रिए से हम ध्यान से ऑब्ज़र्व करें दोस्तों, तो भूलिएगा मत कि 5th एंड 6th शेड्यूल जो है वो सिर्फ डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए नहीं बने, बल्कि 5th और 6th शेड्यूल इंडिया में एक तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए भी बने। इस तरीके के जो फ़िलोसॉफिकल सवाल क्योंकि आजकल प्रीलिम्स में आते हैं, तो खास करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मियरली 5th 6th शेड्यूल के प्रोविजंस को रटने से नहीं कुछ होगा। आप 5th 6th शेड्यूल के लार्जर आइडियाज़ को समझिए। तो मैंने जो आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए 5th 6th शेड्यूल को लेके, कि 5th 6th शेड्यूल का जो डिज़ाइन था वो कंसेप्चुअलाइज किया गया विद दी मोटिव ऑफ इंश्योरिंग की जो डाइवर्सिटी है कंट्री की वो अकोमोडेट हो। और दूसरा जो 5th 6th शेड्यूल की थॉट प्रोसेस थी वो ये थी कि ये 2 शेड्यूल्स के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल डाइवर्सिटी तो एक्सेप्ट होगी ही होगी, बल्कि 5th 6th शेड्यूल नेशनल इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करेंगे। और दोस्तों, हमारी सरकार के सामने एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज फिर ये भी उभरा कि अगर हम 5th 6th शेड्यूल के तहत एक तरीके से डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके एक्सेप्ट करेंगे, तो इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के बाद हमें डिसइंटीग्रेशन को रोकने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फ्रेंड्स। While the 5th and the 6th schedule will not just ensure accommodation of diversity, but they will also become tools to promote national integration. But the 5th and 6th schedule will also enable us to ensure that once these areas are integrated into the Union of India, then decentralization of autonomy and power will be done to prevent their डिसइंटीग्रेशन। यानी कि 5th 6th शेड्यूल में एक बार अगर हम लोग एरियाज़ को ले आते हैं, तो उसको लाने के बाद हम ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि कहीं ना कहीं एक तरीके से इन एरियाज़ में डिसेंट्रलाइज्ड पावर दी जाए, ताकि इन एरियाज़ की जो ऑटोनॉमी है वो रिस्पेक्ट की जाए, और डिसेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम के तहत इन एरियाज़ की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करते हुए इन एरियाज़ के डिसइंटीग्रेशन को रोका जाए। तो कल को अगर ये सवाल उठता है कि भारत में सेसेशनिज़म की टेंडेंसी को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा 5th और 6th शेड्यूल। तो आप इस चीज़ को आई होप एक तरीके से समझ रहे हैं, जो मैं इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बोल रहा हूँ
कि 5th और 6th शेड्यूल ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इस चीज़ को इंश्योर करने में कि कहीं ना कहीं सिर्फ डाइवर्स इंटरेस्ट अकोमोडेट ना हो, बल्कि डाइवर्स इंटरेस्ट अकोमोडेट होने के बाद उन इंटरेस्ट्स का हम एक तरीके से ये इंश्योर कर पाएँ कि कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट्स हमारे लिए नेशनल इंटीग्रेशन का हिस्सा बने, कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट्स के तहत हम लोग डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हुए डिसइंटीग्रेशन को भी रोकें। दोस्तों, अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझनी है कि कहीं ना कहीं जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हम क्यों नहीं चाहते थे कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहें। हम इसलिए नहीं चाहते थे दोस्तों क्योंकि एक तरीके से जो फ्रीडम हम लोगों ने हासिल करी थी, अगर प्रिंसली स्टेट्स को वो इंडिपेंडेंस दे दी जाती कि भाई आप इंडियन फेडरेशन का पार्ट ना बने, पाकिस्तान डोमिनियन का पार्ट ना बने और खुद ही इंडिया की खुद इंडिपेंडेंट रहें, तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ के लोगों को साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस होता। क्योंकि साइकोलॉजिकली इमोशनली भूलिए मत, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी तो प्रिंसली स्टेट के लोग नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे। हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद होने के बाद एक ऐसे सिनेरियो में आ जाए जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स के लोगों ने भारत की मदद आज़ादी के दौरान की हो, लेकिन आज़ाद होने के बाद वो अपने प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के सब्जेक्ट्स बन जाते। तो इस चीज़ को खास ध्यान दीजिए कि भारत की तरफ से जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था, और दोस्तों मैं बार बार आपको ये पॉइंट इसलिए एम्फसाइज़ कर रहा हूँ और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि लास्ट ईयर ही इसी के ऊपर क्वेश्चन आया है मेंस में भी। तो यहाँ पर कोई चीज़ टेक्निकल नहीं है बट कंसेप्चुअल है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ। इंडिया प्रिंसली स्टेट्स का इंडिपेंडेंस इसीलिए नहीं चाहता था, नॉट बिकॉज कि हमें ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस नहीं देनी थी। अगर हमें ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस ना देनी होती तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में 5th 6th शेड्यूल जैसे प्रोविजंस को डिज़ाइन नहीं करते इस तरीके से। पर हमने इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स को एक लिबर्टी का फीचर इसलिए नहीं देना था क्योंकि पूरी नेशनल मूवमेंट के दौरान प्रिंसली स्टेट्स के अंदर रहने वाले लोगों ने नेशनल मूवमेंट में बहुत उत्तेजित और उत्साहित तरीके से पार्टिसिपेट किया था। और जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो उन लोगों को फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, और ये फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम उनको डिनाई हो जाती अगर प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं एक तरीके से वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट ना करते इंडियन यूनियन को। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि ये जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, इन रूलर्स को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया गया। इसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ थी, हम अभी डिस्कस करेंगे उसको एक सब्सिक्वेंट वीडियो में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो लोग थे उनको हम लोग एक तरीके से बेनिफिट्स डिनाई करना नहीं चाहते थे। तो अगर हम बेनिफिट्स डिनाई करना नहीं चाहते थे तो हम चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बने, और अगर वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बनते तभी जाके इवेंचुअली एक लार्जर नेशनल आइडेंटिटी इवॉल्व होती और लोग एकजुट होके कलेक्टिव होके उस डेवलपमेंट के स्टेक होल्डर्स बनते जिस डेवलपमेंट के बारे में हमने प्रीवियस थीम्स और वीडियोस में चर्चा की है। तो आई होप दोस्तों आपको जो हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस और इंडिया की जो लार्जर फिलॉसफी उस एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को मिटिगेट करने की थी, आपको वो थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिया की जो स्ट्रैटेजी थी उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, और फिर हम लोग आगे के वीडियोस में प्रिंसली स्टेट्स का एक एक करके चर्चा करेंगे। थैंक यू।